हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड और अपनी पढ़ाई में फोकस कर रहे हो। तो तुम्हें स्क्रीन पे हैप्पी बर्थडे दिख रहा होगा, तो जिससे थोड़े बहुत समझदार बच्चे जो होंगे, बालक, वो समझ जाएंगे क्या है। तो आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। और तुम भी कर देना हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरे को करना, अपने को मत कर लेना। तो आज की क्लास जो होगी वो तुम्हारी होगी इसकी सेकंड पार्ट, जो हमने लास्ट क्लास में किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि अब ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट जो है वो बची नहीं है। ऐसे तो फलाना डिमका बहुत कुछ है। और एक हमने वो देखा था कि जितने भी जेनेवा थे उसके बहुत सारे हेडक्वार्टर थे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में थे। तो बने रहना वीडियो में। लास्ट में मैं जो है जितने भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबको मैं एक साथ लिखवा दूंगा, जिससे तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा, आराम से उसको पढ़ लेना। ठीक, तुम्हें पता चल जाएगा, उससे ट्रिक बना लेना कि ये तो अगर आ गया ये इन ऑप्शनों में से, तो इसका जो है हेडक्वार्टर हमेशा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड ही होगा। शुरू करते हैं पहली क्लास को, मतलब सेकंड क्लास को। और ये आया तुम्हारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। तो ये जो है तुम्हारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1894 में। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1894 में। और कब हुई थी, डेट क्या थी उस दिन? थी 23 जून। कब? 23 जून के दिन ये जो है इस्टेब्लिश हुई थी। और 3 जून के दिन तुम्हारा भाई पैदा हुआ था, जिसे जेनजी कहते हैं ना, मर्डर का क्या कौन सा था, केक मर्डर की केक का ऐसे ही कुछ तो करके बोलते हैं, वो आज है अपना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका लुसेन स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे है? लुसेन स्विट्ज़रलैंड में ओलंपिक का ये जो है हेडक्वार्टर है। हम इसका जो है एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे जिसमें सिर्फ ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, किन किन लोगों ने जीता है, इंडिया के कौन कौन लोग हैं, गगन नारंग कौन है या पीवी सिंधु कौन है, इन सब के बारे में देखेंगे, कितना इनका स्कोर रहा। जो भी स्टैटिक बनेगा इंटरनेशनल ओलंपिक पर वो पूरा करेंगे। और इन रिंग के बारे में सब बात करेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं कि वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है। तो इस समय वहाँ का प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। कौन है? थॉमस बैच। कौन है इस समय प्रेसिडेंट? थॉमस बैच। और ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इतना तुम्हें लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना बहुत है इसके लिए। अगला आ जाता है तुम्हारा ILO। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ये तो मेरे को जहन में पूरा याद है क्योंकि तुक्के से मेरा SSC में सही हो गया था। और इसको इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? ये किया गया था 1919 में। हिस्ट्री का 1919 में क्या हुआ था तुम लोग कमेंट में बताना। बहुत कुछ हुआ था हिस्ट्री में 1919 में। इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स ILO के हैं तुम्हारे 187। इसकी फुल फॉर्म क्या है ILO की? इंटरनेशनल, लिट्टी चोखा नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। मेंबर कितने हैं इसके? 187 हैं। और UN की एक एजेंसी है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है, उसके लिए ही है ये उसी का है। क्या है? UN की जो है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि प्रमोट करती है क्या? ह्यूमन राइट्स। ये एक ह्यूमन राइट्स प्रमोट करने की एजेंसी है। किसके? लेबर्स के। लेबर्स तो सभी हैं। अब आता है तुम्हारा OPEC। OPEC की फुल फॉर्म क्या है? ये है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कमेंट में तुम लोग बताना तुम लोगों के NTPC का एग्ज़ाम कहाँ है, और उसकी सिटी भी बताना कौन सी सिटी में तुम्हारा पड़ता है। ठीक, इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था इसको? 1960 में। और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? हेडक्वार्टर इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और कितनी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं? तो वो हैं तुम्हारी 12 कंट्रीज़। और फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन हैं इसके? जिन्होंने फाउंड किया था वो नाम लिख लो ऐसे, विक्स,
विक्स से याद रहेगा तुम्हें, एक स्लाइड लेके करते हैं, रुको। फाउंडिंग कंट्रीज किसकी? ओपेक की। तो ये है ट्रिक विक्स तुम्हारी। वी से हो जाएगा तुम्हारा वेनेजुला, आई से हो जाएगा ईरान, दूसरे आई से हो जाएगा इराक, के से हो जाएगा कुवैत, और एस से हो जाएगा सऊदी अरबिया। ऐसे यू डी आई होता है, सऊदी क्या, सऊदी। तो ये हो गई तुम्हारी फाउंडिंग कंट्री। और इसका डीजी कौन है इस समय? डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है तुम्हारा हैथम अल घीस। हातम, ये अल है, अल एट नहीं, हातम अल घीस इस समय इसका डीजी है। अगला देखो, कॉमनवेल्थ आता है तुम्हारा। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है इसका? ये पड़ता है लंदन में, जो कि इंग्लैंड में है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारे इसमें मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स हैं तुम्हारे 56 स्टेट्स। देन इसका हेड कौन है? हेड है इसका चार्ल्स III। कौन है इसका हेड? चार्ल्स III। फिर आ जाता है तुम्हारा यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जो है यूएनओ के फुल फॉर्म तो तुम्हें पता ही चल गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसके जो है टोटल 6 पार्ट्स हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। 1945 में 24 अक्टूबर का दिन था जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, यूएसए, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। मेंबर्स कितने हैं इसके? मेंबर्स हैं इसके 193। और प्रेसिडेंट कौन है इसका? प्रेसिडेंट है इसका एंटोनियो गुटेरस। कौन है इसका प्रेसिडेंट? एंटोनियो गुटेरस। और इसकी जो है 6 पार्ट हैं यूएनओ के। ये तुम्हारा यूएनओ है, इसके जो है 6 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिख लो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेकंड नंबर पर लिख लो तुम्हारा यूएन। एक दिन पेन इतना बढ़िया चलता है, अगले दिन इस पर फिसलने लगता है। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 2 हो गया। उसके बाद तीसरा लिखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आज का दिन बहुत खतरनाक है, आज हमारी एक महिला मित्र की सगाई है। यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो चन्ना मेरे यहाँ गाना बनता है, कोई गाओ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और लास्ट में आ जाता है यूएन सेक्रेटरीट। ये इसके 6 पार्ट्स हैं। अब आता है तुम्हारा इसके बाद कौन सा आ गया? यूनिसेफ। कौन है यूनिसेफ? ये किसके लिए काम करता है? बच्चों के लिए काम करता है। यूनिसेफ में इतना कुछ बताने लायक खास तो नहीं है, बस ये देख लो कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था। एक मिनट, इसको रखने की थोड़ी जगह, हाँ भाई ना जगह बढ़िया। इस्टेब्लिश किया गया था इसको तब जब मेरे भाई का बर्थडे होता है, 11 दिसंबर और 1946, बस ईयर अलग है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क है। कहाँ है हेडक्वार्टर? इसका भी न्यूयॉर्क है। अगला आ जाता है तुम्हारा यूएनएचसीआर। यूनिसेफ की फुल फॉर्म तो तुम्हें पता होगी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, फंड नहीं फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। फिर आता है यूएनएचसीआर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है तुम्हारी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन, हाँ, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी।
फॉर रिफ्यूजीज़। ये हो जाती तुम्हारी UNHCR की फुल फॉर्म। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। वही नोबेल प्राइज़ मिला है पीस का जिसके लिए ट्रम्प चचा बेचैन हो रखे हैं, डोनाल्ड डक बने घूम रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 1954 में और दूसरा मिला है 1981 में। 2 बार यूनेस्को को मिल गया, चचा को 1 बार नहीं मिल के दे रहा, क्लाउन चचा। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा, क्या आता है? IAEA। यही फ़ोटो मिली इसकी इन वाले ताऊ के साथ। IAEA इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या फुल फॉर्म हो गई? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे हो गया? वियना। इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया था? इंडिया ने ज्वाइन किया था 1957 में। मेंबर्स इसमें कितने हैं तुम्हारे? 171 मेंबर्स। कितने हैं? 171, बस और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। फिर आ जाता है तुम्हारा यूनिडो, जिसकी फुल फॉर्म है यू से तो यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बोलते चलो साथ में, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारा वियना में। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। और इसमें मेंबर्स कितने हैं? तो मेंबर्स हैं तुम्हारे 171। अच्छा, UNIDO है ना ये, इसके मेंबर्स 170 हैं, 170 हैं। दोनों में बार बार जब भी मैं याद भी कर रहा था तो भी ये कंफ्यूज हो रहा था, एक को 170 कभी 171 कर रहा था। और इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? यूनिडो को इसको इस्टेब्लिश किया था UN जनरल असेंबली ने इसको इस्टेब्लिश किया था। अब आता है तुम्हारा UNCAD। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन किस्मत ख़राब में आ सकते हैं तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, इसीलिए ज़्यादा कुछ इसमें बताने का भी नहीं है। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको हेडक्वार्टर, इसको कहाँ रखा गया हेडक्वार्टर? वहीं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद इसमें मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर हैं 195। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो है रेबेका ग्रीन्सपैन इसका जो है क्या है? सेक्रेटरी जनरल है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसीज़ बनाना, ट्रेड के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, हेल्प के रिगार्डिंग, इन सब कामों को ये करता है। अब आता है तुम्हारी यूनेस्को के बारे में तुमने बहुत सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनेस्को को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1945 में। और इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर हैं 195। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका DG कौन है? DG इसका आंद्रे अजोले है।
कौन है डीजी? आंद्रे एजोले इसका डीजी है, डायरेक्टर जनरल। वीडियो को 2 बार देख लेना, तुम्हारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ स्ट्राइक कर जाएगा तुम्हें माइंड में। रिपोर्ट्स ये जो निकालता है तुम्हारा यूनेस्को, वो निकालता है सबसे पहले तो यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, और दूसरी आ जाती है तुम्हारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनेटरी रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट जो है यूनेस्को निकालता है, एक तो साइंस और दूसरी पैसा। अब आ जाता है तुम्हारा आईसीजी। आईसीजी तुम्हें दिख ही रहा होगा, कौन है ये लोग? जज लोग बैठे हैं। तो ये है तुम्हारा इंटरनेशनल, फिर से लिट्टी चोखा नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस। सही बात है? नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की। इसको दूसरा नाम क्या है? इसको जो है वर्ल्ड बैंक की तरह इसको जो है वर्ल्ड कोर्ट भी इसको कहा जाता है, जो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, और हेडक्वार्टर इसका जो था हैग में है। इसको द हैग कहते हैं। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारा नीदरलैंड में। इसमें मेंबर्स कितने हैं तुम्हारे? मेंबर्स इसमें तुम्हारे मेंबर हैं 193। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? इसका प्रेसिडेंट है जॉन ई डोनोग्यू। कौन है इसके प्रेसिडेंट? जॉन ई डोनोग्यू। अगला आ जाता है तुम्हारा यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म तुम्हें पता होगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पता होगी इसलिए का क्योंकि तुम लोग वेल स्मार्ट गाइज हो, वेल स्मार्ट गाइज हो। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होगी। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? हेडक्वार्टर इसका पड़ता है तुम्हारा न्यूयॉर्क यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया था 1965 में, सॉरी 45 क्यों कह रहा हूँ। यूएनडीपी जो है रिलीज़ करती है एक इंडेक्स, जिसका नाम तुमने सुना होगा कभी ना कभी, नहीं सुना होगा तो कभी पेपर में देखा होगा किसी प्रीवियस ईयर में। वो होता है तुम्हारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कभी ना कभी तो देखा ही होगा, ये मतलब सुना होगा इसके बारे में। नहीं सुना है तो कौन सा तुमने, जिसने सुना है उसने तीर उखाड़ लिया कुछ। वो भी यही है, तुम भी यही हो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आ जाता है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर अपने गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2015 में। 96 कंट्री इसकी मेंबर बनी है, जो कौन सी है? वो हंगरी। हंगरी इसकी 96 वो मेंबर बनी है। और मेंबर्स हैं कितने? 96 ही कंट्रीज़ की मेंबर हैं। और इसके डीजी कौन है? वो है अजय माथुर। अच्छा, किसी को पता है नील नितिन मुकेश का सब वो क्या है, कास्ट क्या है? वो माथुरी है, कायस्थ। मिस्ट्री सॉल्व। यूएनईपी, इसकी फुल फॉर्म भी तुम्हें पता ही होगी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है तुम्हारा, हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था जून 1972 में। कब? जून 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद ये जनेवा वाले सब देखेंगे, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है तुम्हारा G4 होता है। G20 होता है ना, वैसे ही G4 समिट होता है। G4 क्यों है? इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन से हैं G4 के अंदर 4 देश जिन्होंने शुरू किया था? यह है तुम्हारा BIGJ। कौन कौन से हैं? BIGJ। तो बी से हो गया तुम्हारा ब्राज़ील,
आई से हो गया तुम्हारा इंडिया, जी से हो गया तुम्हारा जर्मनी, और जे से हो गया तुम्हारा जापान। बी आई जी जे, जी फॉर समिट, बी वाई जी जे हो गया तुम्हारा। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट हैं करती हैं और इसकी मेंबर हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सन 2005 में। और ये क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है G4 समिट का है, मेंबर्स का, इन 4 देशों का, कि इनको परमानेंट बनना है मेंबर यूएनएससी का, जिससे कि इनको भी ये वीटो पावर मिल सके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको वीटो पावर चाहिए। वीटो पावर अभी किस किस के पास है? तो वर्ल्ड वॉर 2 के जो विनर थे तुम्हारे चाइना, फ्रांस, रशिया, ये और कौन था, यूएसए और कनाडा वगैरह, इन सब के पास जो है वीटो पावर है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो उसके लिए ही इनको इसमें ऐड होने के लिए ये जो है G4 समिट वगैरह ये सब होती रहती है। ठीक, इसके बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। जैसे इंडिया एक वो कौन सा टेररिस्ट था, उसको टेररिस्ट घोषित करना चाह रही थी, लेकिन वीटो पावर का इस्तेमाल करके चाइना ने बीच में भांजी मार दी थी। नाम क्या था उसका ससुरे का, कुछ तो नाम रहा होगा, छोड़ो। आगे देखो G7 समिट होती है। G7 समिट शायद मकसूद था, कौन था इसको जो है ओरिजिनली, पहले तो इसमें 6 ही लोग थे। इसका नाम जो है पहले जो है G6 था, मतलब जब ये इस्टेब्लिश हुई थी 1975 में, तब ये G6 थी। इसमें पहले 6 लोग थे, 6 कंट्री थी। यूएस था, फ्रांस था, इटली, यूके और वेस्ट जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ थी। 1 2 3 4 5, 2 4 5 ये हो गया, इतनी थी। बाद में इसमें कनाडा और फिर जापान ने भी इसमें बाद में एंट्री मारी। और अब इसका जो है टोटल हो गई G7 कंट्रीज़, पहले 6 थी अब 7 हो गई। और इसका जो पर्पज़ है वो है इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करना और उसके ऊपर बातें करना, इकोनॉमिक इश्यूज़ देखना, इकोनॉमिक इश्यूज़ को ऊपर बात करना। ये जो है इनका प्रमोशन नहीं, पर्पज़ है। G7 का पर्पज़ क्या है? इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखना और उसके बारे में, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब इसी के अंदर आता है। अब आती है G20, जो कि 18th मीटिंग, उसकी 18th समिट जो है इंडिया में हुई थी। पहली बार इंडिया ने होस्ट किया है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई है। कब? 9 से 10 सितंबर 2023 में इसकी मीटिंग हुई थी। पहली बार इंडिया ने, फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया है, तो ये बन सकता है क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको होस्ट किया है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम हमारी इसकी थीम थी। इसके बाद एक नया, अब जो है ये G21 हो गया है। पहले G20 था, G21 हो गया है। कौन सी एक नई कंट्री जो इसमें पार्ट बनी है? नई कंट्री, एक नई कंट्री जो इसमें जुड़ी है उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका जो है इसमें परमानेंट मेंबर बन गई है इसकी, तो अब इसका नाम जो है G21 हो गया है। अब देखो लास्ट तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट, कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, वो देख लो। सबसे पहले तो आ जाता है तुम्हारा WHO, दूसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा वीपो, तीसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चौथे पे आ जाता है तुम्हारा WMO, पाँचवें पे आ जाता है तुम्हारा ILO, छठे नंबर पे आ जाता है ITU, 7th नंबर पे आ जाता है UNHRC। ये सब जेनेवा हेडक्वार्टर है इन सब के। 8वें पे आ जाता है तुम्हारा रेड क्रॉस, 9th नंबर पे आ जाता है UNCTAD, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है UNSCHR। इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पड़ते हैं? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ते हैं। यहाँ पे तुम्हारी आज की क्लास ख़त्म होती है। हैप्पी बर्थडे बोल देना मुझे दोबारा से, मैं भी चिकना घड़ा हूँ, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता ज़माना क्या कहता है। वैसे तो ज़माना जय श्री राम ही कहता है और जय श्री राम ही कहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। जिसका एग्ज़ाम आ रहा है, फटी पड़ी है तुम्हारी, बढ़िया है, फटी रहनी चाहिए। जिसने पढ़ा नहीं होगा उसकी फटने ही बढ़िया है।
ताकि पढ़े वाले को कुछ तो बेनिफिट मिले, और जिसने नहीं पढ़ा है सही है बापू जमींदार कितो लेके देवे कार, दिक्कत ही कोई ना। बर्थडे विश कर दियो भाई, बर्थडे विश में 600 सब्सक्राइबर करा दो सालो भाई, 7 सब्सक्राइबर कहीं से तो कर दो, बर्थडे का गिफ्ट ही दे दो 600 सब्सक्राइबर का। 93 हो गए, 593 हो गए, 7 सब्सक्राइबर करके 600 पूरे करा दो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगर करा दिए तुमने तो बढ़िया है, नहीं कराए तो मिलते हैं, फिर भी अगली क्लास में हम आएंगे तुम्हारा खून पीने और तुम्हें बढ़ावा देने, तुम्हें आगे नंबर खिंचवाने। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।